गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसी सीमेंट है जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ती है। मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसकी आवश्यकता तब महसूस की जाती है जब एक मैनेजर के पास ज़्यादा वर्कलोड होता है और वो सभी कार्य स्वतंत्र रूप से करने में अनेबल होता है, अयोग्य होता है, तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में वो अपने कार्यों को सबॉर्डिनेट्स में, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में बांट देता है। लेकिन केवल कार्यों को बांटने से ही सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। फॉर द सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस, कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए अथॉरिटी भी सबॉर्डिनेट्स को दी जानी चाहिए ताकि वो कार्यों से संबंधित निर्णय ले सकें। इसलिए कार्यों का विभाजन और अधिकारों का सौंपना किसी सक्सेसफुल कार्य के लिए ही क्या कहलाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या भार अर्पण कहलाता है। इसकी डेफिनेशंस एफ.जी. मोरे के अनुसार डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है दूसरों को कार्य सौंपना और उन्हें इसे करने की अथॉरिटी भी देना या अधिकार भी सौंपना। पॉइंट नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2, थियो हेमन के अनुसार डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का केवल अर्थ है अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स को देना ताकि वो उनकी लिमिट के अंदर ऑपरेट कर सकें, कार्य कर सकें। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स माने तत्व। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को स्टडी करने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि हम इन तीनों एलिमेंट्स का मीनिंग समझ लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से है। नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन। एक सबॉर्डिनेट का दायित्व है प्रॉपरली किसी प्रदान की गई ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, यानी किसी दिए गए कार्य को निभाने के लिए सबॉर्डिनेट का ये दायित्व होता है। जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कार्य सौंपता है, इट बिकम्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सबॉर्डिनेट की कि वो उस कार्य को कंप्लीट यानी पूर्ण करे। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द है वो केवल जॉब या किसी कार्य को असाइन करने के बाद प्ले में आता है, सामने आता है। thus इसलिए कार्य सौंपना कैन बी कॉल्ड, इसे ही असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा सकता है, यानी कि दायित्व सौंपना या उत्तरदायित्व सौंपना कहा जा सकता है। फीचर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइंड, दूसरे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सार है कर्तव्यशील या कर्तव्य परायण होना, और इट गेट्स ओरिजिनेटेड, ये सुपीरियर और सबॉर्डिनेट संबंधों के कारण ये ओरिजिनेट होती है, ये अपना रूप लेती है या इसका जन्म होता है। और नंबर 2, अथॉरिटी। अथॉरिटी अधिकार। अथॉरिटी का मतलब है पावर, माने द पावर टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। डिसीजन कैन बी रिलेटेड, डिसीजन हो सकते हैं रिसोर्सेज को यूज़ करने के संबंध में, और टू डू और नॉट टू डू, कुछ चीज़ करने या ना करने के संबंध में हो सकते हैं। इसके फीचर्स। अथॉरिटी असाइन की जा सकती है दूसरे लोगों को। दूसरे, ये पद से संबंधित होती है, पोस्ट से संबंधित होती है। पोस्ट के चेंज होने के साथ ही अथॉरिटी भी चेंज हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, इससे डिसीजन
का इम्प्लीमेंटेशन, उनका कार्यान्वयन पॉसिबल होता है, संभव होता है। नंबर 3, अथॉरिटी एक प्रबंधकीय कार्य की कुंजी है, बिकॉज ए पोस्ट विदाउट अथॉरिटी, एक बिना अधिकार की पोस्ट एक प्रबंधकीय पोस्ट नहीं हो सकती। डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंतर। नंबर 1, मीनिंग, पावर टू टेक डिसीजन, अथॉरिटी किसी निर्णय लेने की शक्ति, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा गया कार्य। डायरेक्शन और फ्लो, इसका डायरेक्शन या फ्लो कैसे है? अथॉरिटी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर चलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर की ओर चलती है। पॉइंट नंबर 3, ओरिजिन, ये एक संगठन के अंदर औपचारिक पदों, औपचारिक पोजीशन से इसका जन्म होता है और ये सीनियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से ओरिजिनेट होती है। एसेंस, अथॉरिटी का जो एसेंस है उसका सार तत्व है कि वो डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना होता है, कि डिसीजन को कैसे कार्यान्वित किया जाए। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो एसेंस है वो है ड्यूटीज़ को निभाना या इसका पालना करना। नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि सबॉर्डिनेट की अपने सुपीरियर के प्रति जवाबदेहिता, उसके कार्यों की परफॉर्मेंस के लिए। दूसरे शब्दों में, जब एक सुपीरियर अपने किसी सबॉर्डिनेट को काम सौंपता है, वर्क और द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबॉर्डिनेट, या उसको उत्तरदायित्व सौंपता है, तो इसके साथ समान रूप से वो इसे करने की अथॉरिटी भी देता है, जो वर्कर को अपने सुपीरियर के प्रति जवाबदेह बना देती है। उसकी कार्य के निष्पादन के लिए, उस कार्य के करने के लिए उसको जवाबदेह बना देती है। फीचर्स, इसके फीचर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी को दूसरे व्यक्ति को डेलीगेट या सौंपा नहीं जा सकता। नंबर 2, ये इट इज़ ओनली टुवर्ड्स द डेलीगेटर, ये डेलीगेट करने वाले के प्रति होती है। नंबर 3, इट्स बेस इज सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, इसका जो आधार है वो सीनियर और सबॉर्डिनेट का संबंध है। नंबर 4, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कारण ओरिजिनेट होती है, इसका जन्म होता है। डिफरेंस क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में? नंबर 1, मीनिंग, इसमें कार्य को सौंपा जाता है, और अकाउंटेबिलिटी में ये सुपीरियर के प्रति किसी कार्य के लिए जवाबदेह होना होता है। नंबर 2, डेलीगेशन, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और द वर्क कैन बी डेलीगेटेड, इसमें उत्तरदायित्व या कार्य किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा जा सकता है किसी कार्य के लिए, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 है। किसी कार्य के लिए उत्तरदायित्व ये दूसरों को सौंपा जा सकता है। यहाँ अकाउंटेबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, इस कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर, ये सिर्फ जिस व्यक्ति को ये अकाउंटेबिलिटी दी गई है उसी तक सीमित है, वो इसको आगे नहीं सौंप सकता, इसलिए इसको हम अकाउंटेबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, ओरिजिन, रिलेशनशिप सीनियर और सबॉर्डिनेट के मध्य में संबंध के द्वारा इसका ओरिजिन होता है, और इसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों के सौंपने या भार अर्पण के द्वारा इसका जन्म होता है। कैन अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, क्या जवाबदेहिता को डेलीगेट किया जा सकता है, भार अर्पण इसका किया जा सकता है। एंड नोट वर्दी क्वेश्चन, यहाँ इस संदर्भ में या अकाउंटेबिलिटी के संदर्भ में एक नोट करने योग्य प्रश्न उठता है कि क्या एक ऑफिसर अथॉरिटी डेलीगेट करने से अपनी जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सकता है? 10, इसलिए इज ही नॉट अकाउंटेबल टू सीनियर ऑफिसर, क्या वो अपने सबॉर्डिनेट की वर्क परफॉर्मेंस के लिए उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होता अपने सीनियर ऑफिसर के प्रति? वंस ही है डेलीगेटेड अथॉरिटी, एक बार अगर उसने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी तो क्या वो अपने सीनियर
ऑफिसर्स के प्रति अकाउंटेबल नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एक सीनियर ऑफिसर ऑफ द ऑफिसर इन क्वेश्चन कैन डायरेक्टली होल्ड द लेटर सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल, यानी कि वो डायरेक्टली उसे अपने सबॉर्डिनेट को अकाउंटेबल माने जवाबदेह ठहरा सकता है उसको। और ऑल दीज क्वेश्चन, ये सभी इनका उत्तर होगा नो, क्योंकि ओनली अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, केवल डेलीगेट क्या किया जा सकता है, अथॉरिटी, ना कि अकाउंटेबिलिटी, यानी कि वो अपनी जवाबदेहिता से बच नहीं सकता। फॉर एग्जांपल, एक चीफ मैनेजर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर को जॉब असाइन करता है, जो इसके बाद किसको दे देता है, ये अपने सबॉर्डिनेट को आगे सौंप देता है डिपार्टमेंटल मैनेजर। तो डिपार्टमेंटल मैनेजर इस जॉब को असाइन करने के साथ उसे अथॉरिटी भी डेलीगेट करेगा, लेकिन बट दिस विल नॉट टर्मिनेट, इससे उसकी अकाउंटेबिलिटी समाप्त नहीं होती। वो हमेशा चीफ मैनेजर के प्रति अपने सबॉर्डिनेट की वर्क परफॉर्मेंस के लिए जवाबदेह होगा। इसके आधार पर देयर वुड बी नो एनोमली, इस बारे में किसी प्रकार की कोई एनोमली नहीं है, इसमें कोई द्विविचार नहीं है ये कहने में कि जस्ट अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, केवल अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं। इसलिए अकाउंटेबिलिटी हमेशा उस पर होती है जो अथॉरिटी सौंपता है। डिवीज़न ऑफ लेबर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का आधार है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब है कि टू प्रोवाइड फॉर नीडेड अथॉरिटी, सक्सेसफुल किसी कार्य को करने के लिए या उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सबॉर्डिनेट को जो आवश्यक अधिकार सौंपना। अथॉरिटी का मतलब है कि निर्णय लेने की शक्ति। अकाउंटेबिलिटी तब उसका जन्म होता है जब अथॉरिटी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए दी जाए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि सबॉर्डिनेट की जवाबदेहिता अपने सीनियर ऑफिसर के प्रति या अपने कार्य के लिए अपने सीनियर ऑफिसर के प्रति। और डिवीज़न ऑफ लेबर, लेबर का या श्रम का विभाजन, प्राय कोई भी ऑफिसर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सारा कार्य, सभी क्रियाओं को अपने आप कर सके। फॉर द सक्सेसफुल, अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक ऑफिसर पूरे कार्य को बांटता है, इसलिए कार्य को बहुत सारे छोटे कार्यों में बांटा जाता है और प्रत्येक कार्य एक विशेष व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। तो पूरी जो प्रोसेस है इसे डिवीज़न ऑफ लेबर कहा जाता है और इसका आधार होता है विशेषज्ञता। निष्कर्ष रूप में अथॉरिटी, ये कह सकते हैं कि अथॉरिटी लेबर का जो डिवीज़न है उसका विभाजन श्रम के विभाजन के कारण पिक्चर में आती है। बिना ड्यूटी असाइन किए अथॉरिटी का कोई एग्जिस्टेंट नहीं है, उसका कोई स्थायित्व नहीं होता। इसलिए कहा जा सकता है कि जो डेलीगेशन अथॉरिटी है वो डिवीज़न ऑफ लेबर पर आधारित है। प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, भार अर्पण की प्रक्रिया। 3 एलिमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये निम्नलिखित सीरियल ऑर्डर में निम्नलिखित क्रमवार इनको कंप्लीट किया जाता है। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है, फिर अथॉरिटी उनको प्रदान की जाती है और फिर जवाबदेही फिक्स की जाती है। पॉइंट नंबर 1, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व सौंपना। पहला स्टेप है डेलीगेशन प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना। प्राय कोई भी ऑफिसर इतना कैपेबल नहीं होता, सक्षम नहीं होता कि वो सभी एक्टिविटीज़ को अपने आप करे और सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस के लिए वो पूरे कार्य को बांटता है। इस तरीके से वो क्रिटिकल, क्रूशियल और महत्वपूर्ण जो जॉब्स हैं अपने लिए वो रख लेता है उनको और बाकी कार्यों को अपने अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट्स को सौंप देता है। जब ये कार्य सौंपा जाता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट को सौंपी जाती है
तो उनकी कैपेबिलिटी और उनकी स्किल्स को दिमाग में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए एक फाइनेंस मैनेजर फाइनेंसिंग का जो कार्य है वो अपने लिए रखता है और बाकी कार्य जैसे अकाउंटिंग का है, डाटा कलेक्शन का है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सौंप देता है। पॉइंट नंबर 2, ग्रांटिंग अथॉरिटी, अधिकार प्रदान करना। सेकंड स्टेप है डेलीगेशन प्रोसेस में, वो है सक्सेसफुल कार्य के लिए अधिकार प्रदान करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान करने का मतलब है कि सबॉर्डिनेट्स को, मतलब कि उनको अगर उनको अधिकार ना दिए जाएं तो वो मीनिंगलेस हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी के बिना। तो इसलिए सभी जो नीडेड अधिकार हैं, जो आवश्यक अधिकार हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उनको डेलीगेट किया जाना चाहिए, उनको भार अर्पण किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब एक चीफ मैनेजर्स परचेज डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर को प्रदान करता है तो वो परचेज मैनेजर्स को क्या देता है, अधिकार भी देता है। किस प्रकार के, कच्चा माल खरीदने के, इन्वेंट्री को स्टॉक करने के, कार्य विभाजन कैसे किया जाए सबॉर्डिनेट के बीच में, इन सब का ये अधिकार उनको प्रदान किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स करना। डेलीगेशन प्रोसेस का अंतिम स्टेप है कि सबॉर्डिनेट को उनके कार्य के लिए जवाबदेह बनाना। प्रत्येक सबॉर्डिनेट अपने उस ऑफिसर के लिए अकाउंटेबल होता है जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए उसे अधिकार सौंपता है। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जस्टिफिकेशन डिमांडेड बाय एक सुपीरियर के द्वारा वर्क परफॉर्मेंस के लिए जस्टिफिकेशन मांगना, उससे उसका कारण पूछना कि ये कार्य अभी तक पूरा हुआ तो कैसे हुआ और क्यों ये पूरा नहीं हुआ, इसमें कमी रही तो क्यों रही। इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसके महत्व क्या है। एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है ये प्रभावपूर्ण प्रबंध का। अगर वर्कलोड व्यक्ति का कैपेसिटी से अगर ज़्यादा है तो वो अपनी कैपेसिटी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के माध्यम से उसको सस्टेन करने का प्रयास करता है। और thus इट इज़ क्लियरली, ये इससे स्पष्ट है कि एक ऑफिसर की पावर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के माध्यम से एक्सपेंड होती है, विस्तृत होती है। इम्पोर्टेंस इसकी निम्नलिखित फैक्ट से क्लियर हो जाती है। नंबर 1, इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रभावपूर्ण प्रबंध। इफेक्टिवनेस का अर्थ है कि किसी उद्देश्यों को, एक उद्देश्य को सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक उसे पूरा करना। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से मैनेजर का वर्कलोड कम होता है और मैनेजर जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का अभ्यास करता है, उसको यूज़ करता है, डेफिनेटली बेटर डिसीजन मेकर होता है वो उन मैनेजर से जो अथॉरिटी डेलीगेट नहीं होती, यानी कि उनसे अच्छा निर्णय करता होता है वो। द फॉर्मर, जो पहले वाला है, वो वंस गेट द बेनिफिट, उसे अपने सबॉर्डिनेट का, यानी कि जो भार अर्पण करता है, डेलीगेशन करता है अथॉरिटी का, उसको बेनिफिट मिलते हैं अपने सबॉर्डिनेट की स्किल्स के, उनके निपुणता के। ये सिचुएशन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये आसानी इससे होती है, इस परिस्थिति से। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप मैनेजर की जो प्रभावपूर्णता है वो इम्प्रूव होती है, कुशलता उसकी उसमें वृद्धि होती है। नंबर 2, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, इसमें कर्मचारियों का विकास। मेंटल ग्रोथ किसी व्यक्ति की तभी वो होती है जब ही है अथॉरिटी, उसे डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रक्रिया अथॉरिटी प्रदान करती है डिसीजन लेने की सबॉर्डिनेट्स को, और अथॉरिटी देने के साथ मैनेजर क्या करते हैं, डिसीजन उस सिचुएशन के अनुसार लेते हैं अगर उनको अथॉरिटी दी जाए। और एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप फ्यूचर में
वे ज़्यादा योग्य हो जाते हैं, अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेने के ज़्यादा एबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ का अभिप्रेरणा या उनका मोटिवेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रक्रिया में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही सबॉर्डिनेट को सौंपे जाते हैं और ये सिचुएशन उन्हें कार्य करने में लिबर्टी प्रदान करती है और निर्णय लेने में सबॉर्डिनेट के पार्ट पर उनकी तरफ से इन दोनों में उनको सुविधा या आज़ादी मिलती है। गेनिंग थ्रू दिस, इससे लाभ उठाते हुए वे उनका जो टैलेंट और उनकी स्किल भी प्रदर्शित होती है और बेटर परफॉर्मेंस के साथ जो सबॉर्डिनेट है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी छवि बन जाती है और कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप वे जॉब सेटिस्फेक्शन प्राप्त करते हैं और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करते हैं। पॉइंट नंबर 4, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। तो इसमें तरक्की में सुविधा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डज नॉट ओनली डेवलप, केवल एक व्यक्ति को विकसित नहीं करती, एक डिवीज़न को विकसित नहीं करती, अपितु तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के विकास में मदद करती है। एक पर्याप्त मात्रा में जो एबल एम्प्लॉइज़ हैं तो क्या होता है, वो एम्प्लॉय जो निर्णय लेने में, इसके एक्सपेंड करने में, इसका आधुनिकीकरण में या बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने में वो पूरे कॉन्फिडेंस से ऐसा कर सकते हैं, यानी कि इससे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ में सुविधा मिलती है। पॉइंट नंबर 5, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट की क्रमानुगतता का आधार। मैनेजमेंट की जो क्रमानुगतता है वो इनएविटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सफलतापूर्वक चलाने में इसको हम काटते नहीं, ये अकाट्य है, इसे हम ये कह सकते हैं कि इसको हम काट नहीं सकते। ओनली बिकॉज ऑफ दिस, इसी अनुक्रम के कारण सुपीरियर और सबॉर्डिनेट एक दूसरे के कांटेक्ट माने संपर्क में आते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड, उनको समझने की उनको अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलता है। और यही जो हायरार्की है ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रक्रिया के कारण से एस्टेब्लिश होती है। ये अनुक्रम इस तरह से इसका स्थापना होती है। इसके अंतर्गत अथॉरिटी टॉप लेवल से बॉटम लेवल की ओर प्रवाहित होती है, चलती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप सीनियर और सबॉर्डिनेट के जो लिंक्स हैं वो टॉप से बॉटम तक एस्टेब्लिश हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, बेटर कोऑर्डिनेशन, अच्छा समन्वय। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, उनमें संबंध स्थापित करती है, उनमें रिलेशन स्थापित करती है। इसके माध्यम से एम्प्लॉई अपने पावर्स, अपनी ड्यूटी और कार्यों के लिए उनकी जवाबदेही पर वो क्लैरिफिकेशन प्राप्त करते हैं और इसलिए एक क्लियर पिक्चर इज डिलाइनेटेड फॉर ऑल दी जॉब्स। विभिन्न लेवल्स पर जितने भी कार्य परफॉर्म किए जाने हैं एक क्लियर पिक्चर उनके सामने होती है, विच ऑटोमेटिकली, जिससे ऑटोमेटिकली अच्छा जो कोऑर्डिनेशन है वो एस्टेब्लिश होता है। और इसका लाभ ये होता है कि ना तो डुप्लीकेसी होती है और ना कार्यों की ओवरलैपिंग होती है, दोहरीकरण होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्लीज़ push bell icon. Thank you.